गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इसके राइटर है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य का प्रकार है रेखाचित्र। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कर्मयोगी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ एक विशेषण है। वो महान कर्मयोगी थे, भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। उनके जीवन में 3 बातें मुख्य थी जो उनके जीवन चरित्र में दिखाई देती थी। पहली है अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरा है उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण और तीसरा है कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में शक्ति भी होनी चाहिए। मन में शक्ति तो सही, लेकिन भक्ति भी होनी चाहिए। शास्त्री जी की विशेषता में ये है कि शास्त्री जी जो कुछ भी कहते वही करते, जो भी करते वह राष्ट्र लाभ के लिए ही करते। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर एक सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के भारी सोंगे, यह बाइबिल की जो उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। उनके जीवन के प्रति दृढ़ आस्था यानी श्रद्धा और उस उद्देश्य यानी लक्ष्य को पाने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें जो थी ये 3 बातें उनके व्यक्तित्व में बहुत हमें उजागर करती थी। जीवन दर्शन उनके व्यक्तित्व में जीवन दर्शन में हमें दिखाई पड़ती थी। उनके एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। ये समन्वय यानी मेल, दायित्व यानी जिम्मेदारी। आपको जो कार्य करने के लिए सौंपा गया है उनमें पूरी कर्म और भक्ति के द्वारा समर्पित भाव से अगर वो आप कार्य करोगे तो उसमें आप निसंदेह ही सफल होंगे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति कर्म के सिद्धांत में निहित है। निहित यानी उसके भीतर रहा हुआ। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनका पूरा जीवन, उनके जीवन में श्रम है, सेवा है, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण, अनुपम यानी बेजोड़ उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे। अभिव्यक्त पाना यानी प्रकट होना, बल्कि उनके देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके कार्यों में नहीं, लेकिन उन कार्यों को सिर्फ देखते हैं तो उनका अनुभव होता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी।
जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे देश के प्रथम वड़ा प्रधान जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद उनकी जो विरासत यानी उत्तराधिकार जिनको संभालने का मौका मिला वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो वो संभालना और उसे आगे बढ़ाना कोई कम कठिन काम नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा था कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को भी पूरा किया। निर्मल यानी पवित्र और आकांक्षा यानी इच्छा। उन्होंने जो संकल्प किया देशवासियों ने, और उन पर वो सफल भी हुए। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। परवरिश यानी पालन पोषण। साधारण परिवार में जन्मे और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और सामान्य परिवार से उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही नहीं रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू यानी गांधी जी। गांधी जी के जीवन में भी हम देखते हैं तो सादगी, सरलता ये भी उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री में भी हम यही गुणों को देख सकते हैं। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब गांधी जी ने लड़ाई शुरू की थी उस 1921 में, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक को डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबिल ईसाइयों की धर्म पुस्तक। ईसाइयों जैसे हमारे हिंदू धर्म का होता है श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिमों का होता है कुरान, वैसे ही ईसाइयों की होती है धर्म पुस्तक बाइबिल। तो बाइबिल की एक पंक्ति है, उसमें लिखा गया है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी। 17 साल 17 वर्ष की ही उनकी आयु थी। गांधी जी के आह्वान यानी चुनौती पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे, यानी उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी, सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत उद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय यानी प्रकरण, नया पाठ यहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ यानी शुरुआत। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा
लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी ललक थी, यानी तीव्र इच्छा। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितनी उनको लगन थी, इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। वो 12 बार जेल गए, 12 वर्षों के दौरान 7 बार जेल गए। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इन दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव यानी एक प्रकार का संबंध, आकर्षण, लगाव था। इसके लिए उन्हें सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। उन्मूलन यानी जड़ मूल से नाश करना। अध्यक्ष, किसी संस्था का प्रधान। तो शास्त्री जी ने अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए कि जब देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे, उस समय उनकी आयु सिर्फ 70 साल की थी और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने काशी जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जो थी वो उन्होंने पूरी की। ऐसे उन्होंने 1926 में भाग लिया। 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन हुआ, उनमें भी उन्होंने भाग लिया। और ये 1930 से 1921 से चली 1942 तक की निरंतर चलती रही और 12 वर्षों में 7 बार वो जेल गए। एक बार उन्होंने 1936 की जो किसान आंदोलन का अध्यक्ष बनाने के बाद वो पूरी लगन से उन्होंने कार्य किया और अपना कार्य अपने खूब ही उन्होंने निभाया। किसान आंदोलन में भाग लिया, नमक कानून तोड़ो में भी भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी वो पढ़ाई छोड़ दी और लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए थे और आजीवन वो एक कर्मनिष्ठ भी रहे। बाद में इसके बाद के वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं को निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का अनुभव भी जोड़ दिया। लोकतंत्र की इन आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण को व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1947 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित बहुमत द्वारा चुना हुआ। सही मायने में यही है शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन था कि जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया।
बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उत्तम उदाहरण है। अपने मंत्रालय कार्यों के दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। धुंधलापन यानी अस्पष्टता और भटकाव यानी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से ही वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह यानी प्राधान्य दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी याद रखने की जरूरत है। हम जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक का उस देश ने बनाए हुए संविधान द्वारा हमें बहुत से ऐसे हक मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही बहुत से ऐसे कर्तव्यों का भी हमें अनायास ही बोझ आता है। तो हमें यह न भूलना चाहिए कि हम एक प्रजातांत्रिक देश के प्रजातांत्रिक और निजी स्वतंत्रता हमें जो देता है उसी देश के निवासी है, और इसी देश के स्वतंत्रता, उपयोग एवं व्यक्तित्व समाज के हित की स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अपने अधिकार है, कर्तव्य है, आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमें शास्त्री जी ने जीवन भर याद रखने के लिए कहा है। तो इससे द्वारा इनके जीवन के आदर्शों द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना, इसके स्वाध्याय और एक्सरसाइज लिखना, और इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर है वो हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।